10 रीजंस कि आखिर क्यों टीएनए कंपनी हो गई थी फेल और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग में नहीं हरा पाई। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था रेसलिंग में जब टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी कि टीएनए की एंट्री हुई थी और लोगों को लग रहा था कि फाइनली वो एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बड़ा कंपटीशन दे सकती है और ना ही सिर्फ इतना बल्कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हरा भी सकती है। लेकिन हम सच्चाई जानते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं पाया और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। और नंबर 10 पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलतियां थी उसका फायदा कभी टीएनए नहीं उठा पाई। अब हम जानते हैं कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ सालों में इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन हम बहुत पहले की बात करें तो एक समय आया था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बन गई थी और उन्होंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था ऑन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। और ये एक ऐसी चीज थी जो उस समय फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और कंपेटिटर्स के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो फायदा उठा सकते थे, कुछ ऐसा कर सकते थे जो कि फैंस को देखना पसंद हो। लेकिन टीएनए ने वो सब करने के बजाय क्या किया, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की वही गलतियां रिपीट करी जो कि लोग नहीं देखना चाहते थे। गलत सुपरस्टार्स को पुश करना, अजीब अजीब से गिमिक्स टीवी पर दिखाना जो कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल देखने में, और गलत लोगों को चैंपियन की तरह चुनना जो कि एक और मिस्टेक थी टीएनए की। तो जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से लोग दूर भागना चाहते थे वही सेम चीज टीएनए ने भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जिसने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। नंबर 9 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये थी द नीड ऑफ अ बिग इविल ओनर या फिर एन अथॉरिटी इन देयर कंपनी। अब हमेशा से ही टीएनए को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि भाई हमारी कंपनी को इविल ओनर हमेशा ओन करेगा और उसका राज चलेगा इस शो में। और हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एटीट्यूड एरा के टाइम पे बहुत सारी चीजें की थी जो कि उस समय पे बहुत पॉपुलर थी, लेकिन जिस समय पे टीएनए ने इसको करने की कोशिश करी फैंस उस चीज से पहले ही बहुत ज्यादा पक चुके थे। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो जैसे कि हमें देखने को मिली थी द किंग्स ऑफ रेसलिंग की टीम, द मेन इवेंट माफिया, द बीट डाउन क्लब, एसिस एंड एट्स, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो गाइस हमें देखने को मिले थे एक इविल ओनरशिप या फिर एक ऐसा ग्रुप जो कि इस कंपनी को कंट्रोल करता है। और गाइस कुछ लोग कहेंगे कि एनडब्ल्यूओ एक ऐसा ग्रुप था जिसने कमाल कर दिया था डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर, लेकिन वो चीज 1996 में काम करती थी, 2002 में नहीं जब टीएनए करना चाहती थी। और ना ही सिर्फ टीएनए ने पास्ट को प्रेजेंट बनाने की कोशिश करी बल्कि उन्होंने सेम बंदों को भी यूज करा जैसे कि केविन नैश, स्कॉट हॉल और एक्स पाक, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एरिक बिशॉफ मेन लीडर हैं और वो लीड कर रहे हैं इन तीनों बंदों को। एक ऐसी चीज जो कि बहुत पहले से फैंस देख के उस चीज को खत्म कर चुके हैं और अब उसको कोई भी नहीं देखना चाहता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी टीएनए की। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये पॉइंट है कि टीएनए की बहुत ज्यादा ऑब्सेशन थी विद द एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स। अब हम जानते हैं कि जब टीएनए स्टार्ट हुई थी उन्होंने एक दो नाम लाने स्टार्ट करे डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो पहले उस कंपनी में परफॉर्म किया करते थे जैसे कि शॉन वॉल्टमैन यानी कि एक्स पाक। लेकिन साल 2005 में इतने सारे एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स टीएनए में आने लग गए कि ऐसा लगता था कि ये हम डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से देख रहे हैं। और टीएनए की जो ओरिजिनलिटी थी वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई थी। लिस्ट इसकी अनडाउटेडली बहुत लंबी है, बुकर टी, कर्ट एंगल, क्रिश्चियन, केन एंडरसन, रिकी शी, और मैं अगर आपको बताऊं जेफ हार्डी, ड्रू गैलोवे और मैट हार्डी, और नाम चलते ही जाते हैं आगे। और ना ही सिर्फ इन्होंने यहाँ पे इनको वापस लाने की कोशिश करी लेकिन इन्होंने इनको पुश किया और एक तरीके से वही चीज फिर से बना दिया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना के रखा हुआ था। तो टीएनए को लगा अगर हम रेप्लिकेशन करते हैं तो जो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई में फैंस को उस समय इतनी पसंद नहीं आई तो आखिर क्यों उनको वो चीज टीएनए में पसंद आती। तो यहाँ पे एक बार फिर से माइंड सेट की गलती थी। और अगर अब हम प्रेजेंट डे एईडब्ल्यू के साथ टीएनए को कंपेयर करें तो जबकि एईडब्ल्यू में भी बहुत सारे एक्स डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स जाते हैं लेकिन तब भी उन्होंने अपने ओरिजिनल सुपरस्टार्स साथ के साथ बिल्ड करे हैं जो कि उस कंपनी को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज गाइस जो थी वो टीएनए के साथ नहीं थी। नंबर 7 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये थी टीएनए की हैंडलिंग विद देयर पेपर व्यूज। अब साल 2002 में इन्होंने कमाल का आइडिया सोचा कि हम हर हफ्ते अपने वीकली टेलीविजन शो को एक अच्छा सा नाम देंगे ताकि वो एक पेपर व्यू की तरह फील हो। अब लोगों को उस समय पे लगता था कि ये चीज अच्छी होगी लेकिन वो इतने अच्छे से उनके लिए काम नहीं करी। साल 2004 में उन्होंने वीकली की बजाय मंथली पेपर व्यूज करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे वो ये थी कि टीएनए के इतने सारे स्पेशल शोज आ रहे थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फ्यूड बिल्ड करी जा रही है, किस शो के लिए करी जा रही है, पिछला पेपर व्यू कौन सा था, तो अब वहां से हम कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं। और इसके चलते टीएनए ने बेसिकली अपनी थिंकिंग क्या रखी कि अगर हम सारी स्पेशल चीजें अपने वीकली टेलीविजन के ऊपर दे देंगे तो हमारी रेटिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि इजीली हम अपने कंपटीशन को हरा देंगे। वैसा कभी हुआ नहीं और टीएनए को ये बात कभी समझ ही नहीं आई कि
हमें अपने पेपर व्यूज हैंडल कैसे करने हैं। और साल 2014 में क्योंकि उनका रेवेन्यू इतना कम हो चुका था, उनको अपने सारे पेपर व्यूज जो है उनको सस्पेंड करना पड़ा। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करते हैं तो ये थी वो गलती जब TNA ने रीहायर कर लिया था विंस रूसो को। अब अगर आपको नहीं पता है तो विंस रूसो ने WCW में इतनी बेकार स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट करी थी कि वो वन ऑफ द मेजर रीजंस बना था उस कंपनी की डाउनफॉल का। और ये चीज देखते हुए भी TNA ने उनको एक बार फिर से हायर करा और साल 2005-6 में जब वो वापस आए तो उन्होंने TNA की स्टोरी लाइंस को भी उतना ही बुरा बना दिया और वो चीज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इनफैक्ट डिक्सी कार्टर जो कि TNA की वन ऑफ द टॉप अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये पब्लिकली लाए करा कि विंस रूसो जो है वो कंपनी के कंट्रोल में है नहीं और एक्चुअली में TNA ने उनको हायर करा नहीं है। लेकिन जब स्पाइक टीवी नेटवर्क को पता लगा कि विंस रूसो एक्चुअली में काम कर रहे हैं TNA के लिए, तो उन्होंने TNA को अपने नेटवर्क से ही कैंसिल कर दिया। और गाइस उसके बाद ये बात क्लियरली प्रूव हो गई थी कि रूसो का जो इफेक्ट है वो अभी भी रेसलिंग इंडस्ट्री पर पड़ा हुआ है और इस फुलिश डिसीजन की वजह से उन्होंने अपनी एक कमाल की टीवी डील तो खो ही दी, बल्कि इसके बाद वो कभी भी ढंग से रिकवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी अपने आप में चौंका देने वाला पॉइंट है कि TNA अपने रेसलर्स और वर्कर्स को कभी ढंग से पैसे देती नहीं थी। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं TNA में जहां पे सुपरस्टार्स को लगता है कि उनको सैलरी प्रॉपरली मिलने वाली है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है तो TNA उनको ढंग से पे करती नहीं थी और जितनी गारंटीड मनी था उससे कम पैसे दिए जाते थे। अलग अलग टेढ़े मेढ़े रीजन दिए जाते थे किस वजह से वो कंपनी एक्चुअली में सुपरस्टार्स को पे नहीं कर पा रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि फॉर्मर नॉकआउट्स चैंपियन थी TNA में जिनका नाम था टेलर वाइल्ड। उन्होंने कहा कि उनको एक जॉब मिली थी एक सन ग्लासेस की दुकान में और जैसे उनको वो जॉब मिली उन्होंने अगले दिन ही TNA को क्विट कर दिया क्योंकि उनको पता था कि इस कंपनी में कुछ रखा नहीं है और जिस तरीके से हमें पे करते हैं मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक बड़ी रेसलिंग कंपनी को छोड़ के अगर कोई बंदा एक सन ग्लासेस की दुकान पे काम करने के लिए रेडी रहता है तो आखिर उस कंपनी का कितना बुरा हाल है। और उस समय पे TNA की जो मनी मिसमैनेजमेंट है वो इतनी ज्यादा थी कि वो फालतू के सेलिब्रिटीज को अपने शो में लाने पे पैसा खर्च सकते थे, लेकिन अपने हार्ड वर्किंग सुपरस्टार्स और वर्कर्स को ढंग से पैसा कभी पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन जो है इंडस्ट्री के आगे और भी ज्यादा गिर गई। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम गाइस, और ये है कि TNA ने अपनी एक्स डिवीजन को बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया। अब एक चीज जो TNA ने एक समय पे बहुत ज्यादा कमाल की थी वो थी अपनी एक्स डिवीजन की शुरुआत। ये एक ऐसी डिवीजन थी जो कि आजकल हम क्रूजर वेट डिवीजन की फॉर्म में देखते हैं WWE में, जहां में सारे ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि हाई फ्लाइंग मूव्स कर सकते हैं, जो कि कमाल के ऐसे स्टंट्स कर सकते हैं जो कि बाकी सुपरस्टार्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल AJ स्टाइल्स, क्रिस्टोफर डैनियल्स, समोआ जो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये एक ऐसी डिवीजन बन गई थी जिसमें फैंस काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और उनको ये मजा भी आता था सुपरस्टार्स को देखने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है वो मॉडर्न रेसलिंग इवॉल्व कर रही थी। लेकिन TNA ने इतनी अच्छी कमाल की चीज को बुरे तरीके से खराब कर दिया क्योंकि एक्स डिवीजन में उन्होंने अबिस जैसे मॉन्स्टरस सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और उनको इस डिवीजन का चैंपियन बना दिया। अब आप सोचें अगर मैं बोलूं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन क्रूजर वेट चैंपियन बन चुके हैं WWE में, तो क्या आप लोग उस चीज को देख के खुश होंगे? तो बिल्कुल वैसे ही जो ना खुशी है वो उस समय पे TNA के फैंस को हुई थी और एक ये जो चीज थी उन्होंने बुरे तरीके से खराब कर दी थी और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स थे जो कि कंपनी छोड़कर ROH और NXT जैसी बाकी कंपनीज में चले गए। तो डेफिनेटली ये भी चीज थी जो TNA ने बिल्कुल खराब कर दी। नंबर 3 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है हल्क होगन। अब एक समय पे जब हल्क होगन आए थे TNA में, वो रेयर अपीयरेंसेस करते थे, फैंस काफी एक्साइटेड रहते थे क्योंकि हल्क होगन एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ा ड्रॉ है और हमेशा से फैंस उनको देखना चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था जब हल्क होगन को TNA ने बेसिकली इतना ज्यादा कंट्रोल दे दिया कि कंपनी में जो होगन कहते थे वही होता था। होगन ने कह दिया कि मेरी बेटी को पुश करो, तो उनकी बेटी को नॉकआउट्स डिवीजन का बॉस बना दिया गया था, जबकि वो उस चीज के लिए बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी। होगन ने कहा कि रॉबर्ट रूड को मेरे हिसाब से चैंपियन बनना नहीं चाहिए, तो कंपनी ने अपने पूरे प्लान्स ही चेंज कर दिए, रूड को चैंपियन नहीं बनाया और बहुत समय तक कर्ट एंगल को चैंपियन बना के रखा, जिसकी वजह से फैंस बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो TNA की प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि अगर वो किसी बंदे को कंट्रोल देते हैं तो इतना ज्यादा कंट्रोल दे देते हैं कि उसी की सारी बातें माननी शुरू कर देते हैं। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं हमने अगले पॉइंट में गाइस, जो कि है डिक्सी कार्टर। ये एक ऐसी बिजनेस वुमेन है जिनको रेसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अगर इनको एरिक बिशॉफ, हल्क होगन जैसे इंसान मिल जाए जो कि एक रेसलिंग कंपनी को रन कर सकते हैं, जो कि रेसलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो ये खुशी के मारे इतनी पागल हो जाएंगी कि ये ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं इन बंदों के ऊपर और इनको लगता है कि जो ये बंदे कॉल करेंगे वो अच्छा हो सकता है और हमारी कंपनी के लिए बेटर हो सकता है। तो जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो डिक्सी कार्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस रोल के अंदर वो TNA में बिल्कुल भी सूट करती नहीं है। और जब उनकी स्टोरी लाइन में वो बॉस बनती थी तो ऐसा लगता नहीं था कभी कि ये औरत भी किसी की बॉस बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं उनकी लीडरशिप के अंदर, जिसकी वजह से TNA कभी वो ब्रांड बन ही नहीं पाई
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई बॉस जो है उसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आखिर उसके स्टूडेंट्स या वर्कर्स हैं वो कैसे सीखेंगे और आखिर ओवरऑल कंपनी कैसे इंप्रूव होगी। और इसी के साथ गाइस हम बढ़ते हैं अपने फाइनल यानी कि नंबर 1 पॉइंट पे, और ये था कि हमेशा टीएनए ने कोशिश करी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो बनना चाहती थी और वो चीज कभी भी नहीं हो पाई। तो उस समय पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिटेंड करती थी टीएनए एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन टीएनए दूसरी तरफ जो है ऐसा करती थी कि अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ही बन जाएंगे तो लोग हमें कितना पसंद करेंगे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस नहीं करी, उनके पास पूरा टैलेंट था, उनके पास ऐसे लोग थे जो कि इस कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनकी एक ही थिंकिंग रहती थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा बड़ा हमको बनना है तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई बनने के चक्कर में टीएनए भी नहीं बन पाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई तो दूर की बात है। तो ये चीज जो है काइंड ऑफ टीएनए के दिमाग से दूर निकल गई थी। हम जानते हैं कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ को चैलेंज किया था एक और मंडे नाइट वॉर बनाने के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन था इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि गाइस आज टीएनए बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है और इसीलिए इस कंपनी के बारे में आज कोई भी बात नहीं करता है। तो ये थे ऐसे 10 रीजंस कि आखिर टीएनए क्यों फेल हो गई और आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी ढंग से कंपटीशन क्यों नहीं दे पाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।